बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मैथ एक्सपीके और आज स्टूडेंट्स मैं आपसे बात शेयर करना चाहता हूँ कि जैसे कि मैट्रिक की डेटशीट आ चुकी है, फर्स्ट पेपर जो इंग्लिश का है स्टूडेंट्स के लिए। तो मेरी आज की वीडियो बनाने का मेन मकसद है, मैं उसमें बताना चाहता हूँ कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको पेपर करना कैसे है, उनको पेपर का स्टार्ट कैसे लेना है, उनके पेपर के में क्या क्या चीज़ें आएंगी, उनके पेपर का पैटर्न क्या होगा, इन तमाम चीज़ों का, इन तमाम सवालात का जवाब मैं आपकी उस वीडियो में बताना चाहता हूँ। उनको तरीकाकार सिखाना चाहता हूँ कि पेपर को अटैम्प्ट किस तरह करें और पेपर में मार्क्स किस तरह अच्छे ले सकते हैं और पेपर को अपने रिप्रेजेंटिंग किस तरह कर सकते हैं। तो जैसे स्टूडेंट्स के आपके जो इंग्लिश का पेपर होगा ना, वो उसमें ये वाइड इंग्लिश का जो पेपर होता है, इसके अंदर आपके 19 मार्क्स के एमसीक्यूज होते हैं। मतलब कि जो इंग्लिश का पेपर होगा इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको 19 नंबर के एमसीक्यूज दिए जाएंगे, जो कि आपके 10 नंबर के एमसीक्यूज होंगे वो आपकी टेक्स्ट बुक्स में से उठाए जाएंगे और जो बकाया 9 नंबर के एमसीक्यूज होंगे वो आपकी पार्ट बी में से उठाए जाएंगे, मतलब कि इंग्लिश बी के अंदर से रिसीव किए जाएंगे। इंग्लिश बी में वो आपके जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट या फिर वो एक्टिव पैसिव इस तरह की जो पेयर ऑफ वर्ड से होगा या इस तरह की जो चीज़ें होंगी ना, उनमें से आपके वो एमसीक्यूज उठाए जाएंगे। तो आपने जो एमसीक्यूज प्रिपेयर करने हैं वो बच्चे आपने क्या करना है, पिछले 5 साल फर्स्ट पेपर ले लेने हैं, वहाँ से आपने एमसीक्यूज को रिवाइज करना है। ये तो स्टूडेंट्स आपका हो गए 19 नंबर जो कि एमसीक्यूज में थे। जो बच्चे कहते हैं कि सर हमने तो सिर्फ पूरा साल मेहनत नहीं की, हमने पासिंग मार्क्स लेने हैं या सर हम पास कैसे होंगे, तो उनके लिए बहुत ही समझ लेंगे इंग्लिश के पेपर में पास होने के लिए एमसीक्यूज ही एक पहली सीढ़ी होती है जो बच्चे के लिए पास करने के लिए बंदा इस्तेमाल करता है। देखिए कि आपके पास 75 नंबर का पेपर है, टोटल मार्क्स का आपका जो है वो है 75 नंबर के। ठीक है, 75 नंबर के आपके मार्क्स है। आपने क्या करना बेटा, 19 नंबर के तो आपके एमसीक्यूज हो गए। ठीक है, 19 नंबर के आपके जब एमसीक्यूज हो जाएंगे उनमें से आप अगर ले लेते हैं 10 नंबर, ठीक है, जो बच्चे पासिंग होना चाहते हैं, जो बच्चे सिर्फ पास होना चाहते हैं, और कुछ स्टूडेंट्स जो कहते हैं कि सर हमने फुल बाय फुल लेनी है, उनके लिए तो ये जो क्राइटेरिया उनके लिए नहीं है, उन्होंने तो सारा पेपर ही सॉल्व करना है। जो बच्चे पासिंग के लिए चाहते हैं उनके तकरीबन 19 नंबर के एमसीक्यूज, 19 में अगर वो 10 ले लेते हैं, ठीक है, 10 नंबर के एमसीक्यूज लेंगे, बकाया अभी आपका आ गया ऑब्जेक्टिव पेपर, सॉरी सब्जेक्टिव पेपर। जैसा कि स्टूडेंट्स मेरी स्क्रीन पे चल रहा है कि सब्जेक्टिव पेपर है। सब्जेक्टिव पेपर में आपके जो सबसे पहला क्वेश्चन होगा, सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो है राइट शॉर्ट आंसर एनी 5 क्वेश्चंस। ये आपके पास क्वेश्चंस दिए गए हैं, इनमें से आपने क्या करने हैं, 5 क्वेश्चंस का आंसर देना है। ठीक है, मतलब कि पहले पार्ट के अंदर आपके पास 10 क्वेश्चंस, 10 नंबर के 8 क्वेश्चंस होंगे, 10 नंबर के 8 क्वेश्चंस होंगे। इनमें आपने बेटा 5 का जवाब लिखने हैं। अब आपने बेटा सॉल्व कैसे करना है, आपने पहले पेपर जब सब्जेक्टिव पेपर आपके हैंड ओवर होगा तो आपने बेटा क्या करना है, उसके अंदर आपने सबसे पहले उसको एक अच्छे तरीके से रीड करना है। एक दफ़ा पेपर को 10 मिनट के लिए सुकून से बैठकर सारे पेपर को एक दफ़ा पढ़ना है। पढ़ना क्या है, पढ़ के बेटा आपने क्या देखना है कि आपको इनमें से क्या क्या चीज़ें आती हैं जो अच्छी तरीके से आती हैं। ये नहीं कि यार मुझे एक सवाल पहले पार्ट में से आता है, दूसरे में से फिर दूसरा पार्ट आता है, इस तरह नहीं करना। आपने देखना है कि यार मुझे जो चीज़ सबसे अच्छी नज़र आती है, तो जो मैं पहले लिखूंगा तो वो मेरे फुल मार्क्स आ सकते हैं उसमें, या मतलब कि उसको मैं अच्छी तरह से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। आपने बेटा वो चीज़ पहले करनी है। इस सब्जेक्ट में ये कोई वो लॉ नहीं है, कोई असूल नहीं है कि पूरा पेपर जैसे एक सीक्वेंस से दिया गया आपने इसी तरह ही करना नहीं। आपको अगर पहले स्टोरी आती है, आपको पहले ऐसे आता है, आपको पहले पेयर ऑफ वर्ड्स आते हैं, आप पहले को ट्रांसलेशन आती है, आपको पोइम आती है, जो चीज़ आपको पहले आती है ना बेटा आप उसको पहले करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन इसके अंदर क्या है कि आपने शॉर्ट आंसर्स लिखने हैं। शॉर्ट आंसर जो बेटा ये आपके जो ले जाएंगे ये आपकी टेक्स्ट बुक से ले जाएंगे। टेक्स्ट बुक में आपने कितने क्वेश्चंस किए, टेक्स्ट बुक में आपने बेटा क्वेश्चंस किए तकरीबन 10 चैप्टर्स के पहले कर लिए। 10 चैप्टर्स के अंदर से बेटा क्या होगा, आपके शॉर्ट आंसर्स आएंगे। ठीक है, तो आपने बेटा क्या करना है कि आपने क्वेश्चन भी वो लेना है पहले जो आपको बहुत आसान और बहुत मतलब कि ईजी तरीके से आप लिख सकते हैं, उसमें कोई गलती की गुंजाइश ना हो, आप उसको अच्छा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आपने पहले वो क्वेश्चन लिखना है। ठीक है, उसके बाद बेटा आपने क्वेश्चन वाला पेयर सॉल्व कर लिया, आपने 5 लिख लिया। अगर किसी को सारे आते हैं तो वो एक आधा एक्स्ट्रा भी लिख ले। अगर कोई मेरी तरह का जो स्टूडेंट्स होते हैं, कोई मैंने भी इसी तरह के स्टूडेंट्स थे हम भी, तो आप जो हमारी तरह के स्टूडेंट्स होते हैं जो इसलिए कि पढ़ते नहीं है, पूरा साल मेहनत नहीं करते, वो सर कहते हैं पास ही होना, तो वो क्या करेंगे, सबसे पहले 10 नंबर के सवाल है तो कोई भी सवाल छोड़ना नहीं है, चाहे नहीं भी आता ना उसको लिखना जरूर है, चाहे सवाल कुछ सवाल की जगह लिख रहे हैं, लिखना जरूर है। क्या करना है, आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है कि ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैराग्राफ। सेकंड क्वेश्चन भी वो भी आपका बेटा मार्क्स कितने मार्क्स का है, 8 मार्क्स का। आपके बुक में से एक पैराग्राफ उठाया जाएगा, आपने उसको क्या करना है, इंग्लिश से उर्दू में ट्रांसलेट करना है, और ये बेटा आप क्या है 8 मार्क्स का। कितने का, 8 का। अभी आपने 10 मार्क्स ले लिए ऑब्जेक्टिव पेपर से। ठीक है, एमसीक्यूज में से आपने 10 मार्क्स ले लिए, दूसरा क्वेश्चन मार्क्स आ गया। क्वेश्चंस में से बेटा अगर आपने 5 लिखने हैं, आपके 5 में से 3 ठीक हो गए, आपके 5 में से 3 ठीक हो गए, 6 नंबर आपको वहां से मिल गए। 10 में जमा 16 कितने हो गए, आपके 16 क्वेश्चन हो गए, 16 मार्क्स हो गए। अभी आपका तीसरा पार्ट में बेटा क्वेश्चन आ रहा है कि आपने क्या करना है, पैराग्राफ की ट्रांसलेशन करनी है।
अब ट्रांसलेशन बेटा क्या करनी है कि आपने एक दफ़ा पैराग्राफ को गौर से पढ़ना है कि पैराग्राफ किस सब्जेक्ट से आया है, किस चैप्टर से आया है, या किस टॉपिक से आया है, किस से रिलेटेड लग रहा है। ठीक है, आपने ध्यान से पैराग्राफ को पढ़ना है। पैराग्राफ पढ़ने के बाद आपने क्या करना है बेटा, उसकी ट्रांसलेशन कोशिश करने की लिखनी लाजमी है। ज़रूरी नहीं कि बंदा वो कहता है कि वो एक स्टेप लफ्ज़ बाय लफ्ज़ ही लिखे, उसको अपने अंदाज में लिख सकते हैं कि ये आपको समझ आ जाती है कि ये आपके पहले चैप्टर में से आ रही है। फिर आपने पहले चैप्टर में सोचना है कि बेटा ये जो बात कर रहा है ये हमारे तीसरे चैप्टर से पैराग्राफ आ गया, चौथे चैप्टर से पैराग्राफ आ गया, तो आपने देखना है कि ये बेटा आया किस टॉपिक से, आपको समझ आ गई है मेरे चौथे चैप्टर से आ गया। फिर आपने देखना कि जो मेरे चौथे चैप्टर का टॉपिक था, थीम था, वो क्या था। चौथे चैप्टर का टॉपिक समझ लीजिए जी वो पॉपुलेशन पे था, ठीक है, ड्रग्स एडिक्शन पे था, किस टॉपिक मतलब ड्रग्स एडिक्शन पे आ गया। फिर आपने बेटा दोबारा पैराग्राफ को पढ़ना है। पैराग्राफ को पढ़ के देखना कि ड्रग एडिक्शन में ये जो टॉपिक पैराग्राफ बात हो रही है इसके अंदर, ये ड्रग एडिक्शन की किस पैराग्राफ में हमें इस टॉपिक पर या इस मौजू पर बात कर रहे थे। जैसे माइंड में आ जाएगा फिर आपने क्या करना, उसके रिलेटेड लिख देना है। ठीक है, उसके रिलेटेड लिखेंगे। 8 मार्क्स का इसमें तकरीबन स्टूडेंट्स आपको क्या मिल जाएंगे, 4 मार्क्स। इसमें क्या मिल जाएंगे, 4 मार्क्स मिल जाएंगे। यहाँ पे बेटा आपके 20 मार्क्स कंप्लीट हुए। ठीक है, जिन स्टूडेंट्स को मैं ये जो मैं क्राइटेरिया बता रहा हूँ, ये मैं उन स्टूडेंट्स के लिए कर रहा हूँ कि जिन्होंने सारी साल मेहनत नहीं की, जिन्होंने सिर्फ पासिंग मार्क्स लेनी, ये क्राइटेरिया उनके लिए बता रहा हूँ। जिन्होंने मेहनत की है वो माशाल्लाह से पूरा का पूरा पेपर सॉल्व करें और इंशाल्लाह मेरी दुआ है कि वो जरूर कामयाब होंगे। ठीक है, तो ये बेटा जो मैं क्राइटेरिया बता रहा हूँ किस तरह इतने मार्क्स काट रहा हूँ या इस तरह चेक कर रहा हूँ, तो ये सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए जो बेसिकली दरमियाने मतलब मिडिल लेवल के या मिडिल माइंड के लोग हैं जिन्होंने अभी तक पढ़ा नहीं है। ठीक है, उसके बाद बेटा हमारा चौथा क्वेश्चन है कि हमें वो कह रहा है कि राइट द समरी ऑफ द पॉइंट। हमारे पास यहाँ पे अभी क्वेश्चन नंबर 4 बेहद समझ ले कि एक गोल्डन चांस है कि हम इसमें से मार्क्स कैसे ले सकते हैं। जैसा कि हमारी जो पॉइंट्स हैं, मैटर की कितनी पॉइंट्स हैं, 2 या 3, 9th में 2 थी, 10th में भी 2 या 3 होंगी। ठीक है, उसमें क्या होगा कि बेटा आपके पास 3 पॉइंट्स आ गए, लेट्स सपोज कर लेते 3 पॉइंट्स हैं, इनमें से एक पॉइंट ने तो आना ही आना है। अब पूरे साल में मैं हैरान हूँ, अगर बच्चे से अगर पूरे साल में 3 पॉइंट्स नहीं याद होती तो उसने पेपर क्या देना है। आपके पास समझ लें कि 3 पॉइंट्स आ गई। अब इन 3 पॉइंट में से एक पॉइंट ने तो लाजमी ही आना है, और ये भी आपका 5 नंबर का क्वेश्चन है। कितना होगा, 5 नंबर का। अब ये देखिए कि इसमें आपने इसको रिप्रेजेंट कैसे करना है। आपने पहले पॉइंट का नाम लेना है, वो बल्कि उसने लिखा होगा कि ये पॉइंट करनी है। ठीक है, आप उसने पॉइंट का नाम लिखा, आपने उसी को हाईलाइट कर देना है। उसके बाद उसने क्या राइटर का नाम लिखा होगा, किस राइटर ने वो पॉइंट लिखी है। ठीक है, वो भी आपने लिख दी। उसके बाद आपको बेटा 3 पॉइंट्स है। ठीक है, आप उनमें से जरूरी नहीं कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाली करें, आपने ऑर्डिनरी याद की हुई है तो आप वही लिख दें। ठीक है, आप वही लिख दें। आपने फिर जो राइटर का नाम और पॉइंट का नाम लिखा होगा ना, आपको एक नंबर उसका वो दे देगा। पॉइंट में से 2 नंबर तो आपके राइटर के नाम के और आपकी पॉइंट का नाम का हो जाएंगे। ठीक है, बकाया लगे 3 नंबर में आपने जो ऑर्डिनरी लिखा होगा ना, मतलब दरमियाना से भी लिखा होगा, उसमें से भी अगर किसी बच्चे ने तो मुकम्मल लिखी है और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी से लिखी हुई है, उसको तो फुल मार्क्स दे देगा। ठीक है, अगर जिस बच्चे ने 2 लाइनें, 4 लाइनें, 5 लाइनें लिखी हुई है, उसको भी बेटा 1 या 1.5 नंबर दे देगा। मतलब के पॉइंट में से भी आपके कितने नंबर आ जाएंगे, 3.5 लेट्स सपोज कर लेंगे, दरमियाने नंबर के आपके पॉइंट बन गए। यहाँ पे आपके नंबर बन गए 24 नंबर। ठीक है, 24 नंबर का पेपर आपने सॉल्व कर लिया। उसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है कि राइट दी पैराग्राफ इन द रेफरेंस एंड कॉन्टेक्स्ट। ये मतलब वो समरी के हवाले से क्वेश्चन बोल रहा था कि जो आपने हमारे पास समरी होगी उसको कैसे रिप्रेजेंट करना। अगर 5वां क्वेश्चन है कि कह रहा है राइट एन ऐसे इन 150 to 200 वर्ड्स, या वो कह रहा है कि आपके पास एक ऐसे लिखें। आपका क्वेश्चन की वो डिमांड कर रहा है कि आपका जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसमें आपने करना क्या है, या तो ऐसे लिखना है या तो पैराग्राफ की शक्ल में कोई भी मजमून पैराग्राफ लिख दें। ठीक है, अभी वो कह रहा है कि आप उसमें वहां पे भी आपको ऑप्शन दे रहे हैं। पूरे क्वेश्चंस में, पूरे चैप्टर पे में, पूरे समझ लेके आपके जो सब्जेक्टिव पेपर है उसके अंदर वो आपको सिर्फ हर पेपर के अंदर वो आपको सब्जेक्टिव पेपर के अंदर पॉइंट चांस दे रहा है। यहाँ पे भी वो आपके पास 3 समझ लेके वो 3 ऑप्शंस देगा। ठीक है, कि आपके पास माई स्कूल, ये वहाँ पे माई स्कूल वगैरह तो नहीं आता, लेकिन वहाँ पे एक्सपोज करें कि माई स्कूल हो गया, माई हॉबी हो गया, या माई फेवरेट गेम हो गया, या इस तरह की जो भी 3 टॉपिक्स वो दे रहे हैं, तो आपने इनमें से वो 3 टॉपिक दे रहा है, आपने उनमें से एक टॉपिक लेना है। वो टॉपिक वो लेना है कि जिसके ऊपर आप लिख लें। ये नहीं कि आप ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी वाला ले लें टॉपिक है, आप वो ले लें तो आप उस पर दे दें टॉपिक। नहीं, आपने टॉपिक बेटा वो लेना है जिसमें आप थोड़ा सा लिख लें, थोड़ा सा कम से कम 1 पेज तो आप उस पर लिख ही लें। ऐसा टॉपिक आपने उनमें से उठाना है। ये नहीं कि जो 3 टॉपिक उसने दिए उससे हट के आपको आता तो आप वो ले लें। नहीं नहीं नहीं, जो पेपर के अंदर 3 टॉपिक दिए होंगे उन्हीं पे ही में से एक पे आपने लिखना है। ठीक है, ये इंग्लिश का पेपर सॉल्व करने का तरीका है। जो टॉपिक उसने दिए होंगे उन्हीं में से आपने एक टॉपिक उठाना है और उसको एक अच्छे से रिप्रेजेंट कर देना है। कोशिश करने की कम से कम 2 सफ़ात लाजमी लिखें, अगर 2 नहीं आते तो 1 लाजमी लिखें, और जिनको आता है तो वो तो फिर सारे लिखें। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट का क्वेश्चन हमारे पास कह रहा है चेंज ऑफ 5 ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। आगे बेटा कि वो जो आपका डायरेक्ट एंड डायरेक्ट है वो भी आपका
5 नंबर का है। जो ऐसे है वो आपका 15 नंबर का है। ऐसे आपका 15 नंबर का है। अगर आपने ऐसे में ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 1.5 सफ़ा लिख लिया, ऐसे में से आपने 1 से 1.5 सफ़ा लिख लिया तो वो आपको 7 नंबर दे ही देगा। ऐसे में आपको कितने नंबर दे देगा? 7 नंबर दे ही देगा, ऐसे में नॉर्मल सब लिखा हो। तो ये आपके टोटल बेटा नंबर बन गए 37, ठीक है, ओ सॉरी 31 नंबर बन गए। अब भी बेटा आपके पास जो अगला है पेयर आ गया डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट का। आपने डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट को कैसे सॉल्व करना है? ये थोड़ी इंग्लिश बी जो होती है ये बेसिकली थोड़ी सी ना कंसेप्चुअल होती है, जैसे मैथ कंसेप्चुअल है इस तरह इंग्लिश बी भी थोड़ी कंसेप्चुअल होती है। तो इस पेयर को आपने क्या करना है? लास्ट पे करना है। इस पेयर को आपने लास्ट पे कर लेना, ये बंदे को थोड़ा कंफ्यूज करती है, ठीक है। उसके बाद बेटा 7वां क्वेश्चन हमारे पास है यूज एनी 5 ऑफ फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द वर्ड्स। हमारे पास पेयर ऑफ वर्ड्स आ गए, पेयर ऑफ वर्ड्स, ठीक है। पेयर ऑफ वर्ड्स बड़े आसान होते हैं, ठीक है। एक ही मायने, एक ही लफ्ज के 2 मीनिंग होती हैं इंग्लिश में, इसी को पेयर ऑफ वर्ड्स कहते हैं ना। जैसे कि था थी, जो उर्दू में हम पढ़ते हैं था थी है हा, ये वही चीज़ें इसके अंदर आती हैं पेयर ऑफ वर्ड्स के अंदर। तो यहाँ पे बेटा आपके पास वो भी कितने दे रहा है? 8 दे रहा है। 8 में से आपने 5 करने हैं। 5 में से बेटा आपने लेट कर लिए कि आपने उनमें से 3 किए हैं, ठीक है। 3 जो कि एक्यूरेट, तो उसमें भी आपको 3 नंबर दे देगा, ठीक है। अभी आपके नंबर हो गए 34, 3 पेयर ऑफ वर्ड्स से आगे। उसके बाद बेटा आ गया ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैराग्राफ इनटू इंग्लिश, ठीक है। लास्ट पे वो आपको एक क्वेश्चन दे रहा है कि आपके पास एक पैराग्राफ है, उस पैराग्राफ की आपने उर्दू में दिया होगा, आपने इसको क्या करना है? कन्वर्ट इनटू द इंग्लिश, आपने इंग्लिश में करना है। तो इसमें यहाँ दिया कि एक नौजवान बाग में बैठा था, ठीक है। यहाँ पे पहला जिसने दिया हुआ है कुछ सेंटेंस, कि यहाँ पे कुछ सेंटेंस दे रहा है, तो आपने क्या करना है? उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना है, ठीक है। वो ये थोड़े इंग्लिश बी के रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं, जिनको एक्टिव वाइज, पैसिव वाइज, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, वर्ब, नॉन वर्बल, वर्बल, शर्बल, ये सब कुछ आती हैं चीज़ें, उनके लिए तो ये बहुत आसान है। और जिनको नहीं आते वो क्या करें? सिर्फ और सिर्फ थोड़े से ना मिलता जुलता सेंटेंस लिख लिया करें। वो स्कूल गया, ही गो टू स्कूल। वो स्कूल से आया, ही कम टू स्कूल, ही कम टू बैक होम। इस तरह के कुछ भी ना मिलते जुलते आप अल्फाज बना कर लिख दें, तो इसमें भी वो आपको 1 या 2 नंबर दे ही देगा, ठीक है। 2 ही नंबर दे ही देगा। और उसके बाद बेटा फिर हम वापस चले जाएंगे अपने क्वेश्चन नंबर 6 पर के हमारे पास डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो एक्टिव वाइज और पैसिव वाइज है, इसमें भी आपको मिलती जुलती या थोड़ी सी रिलेटेड बात कर देंगे, तो उसमें भी बेटा आपको 2 या 2 मार्क्स दे ही देगा। तो ये टोटल जो मार्क्स काउंट करके ये आपके बन गए तकरीबन 38, ठीक है। और इसमें से बेटा जो इंग्लिश के पेपर में पास होने के लिए, इंग्लिश के पेपर में जो पास होने के लिए आपके मार्क्स हैं वो है 27, ठीक है। 75 टू इंटू 37 के 75 में से आपने 27 नंबर लेकर पास होना है, ठीक है। ये पासिंग मार्क के लिए। और अगर आपके यहाँ जैसे मैंने आपको तरीका कार बताया, अगर आप इसी तरीके कार से पेपर करते हैं तो ये आपके 75 में से आउट ऑफ 40 मार्क्स, तो 40 मार्क्स बा इजीली आप ले सकते हैं। सिर्फ क्या करने होगी, इसमें चीज़ को ध्यान से लिखना है। और ये नहीं कि फजूल ही बस आप बैठ के एक लफ्ज़ ले लिया, अब उसको बैठ के लिखते रहे, अगर आपको दूसरा लिखने का टाइम ही नहीं। टाइम की मैनेजमेंट बेहद ज़रूरी है, क्योंकि बोर्ड के पेपर में टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी लिखी जाती है, ठीक है। और आपने बेटा पेपर को रिप्रेजेंट बहुत अच्छे तरीके से करना है। एक ब्लू मार्कर लेनी है और बॉल पॉइंट लेनी है, ठीक है। ब्लैक मार्कर नहीं लेनी, ब्लू मार्कर और ब्लू बॉल पॉइंट। कोई भी क्वेश्चन लिखना है ब्लू मार्कर से लिखना है और नीचे ब्लू बॉल पॉइंट से उसका आंसर देना है। ये छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं यही पेपर में बंदे की इंप्रूवमेंट दिखाती हैं। और जो एग्जामिनर होते हैं ना, ये अक्सर स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर हमने लिखा बहुत था, वो एग्जामिनर ने हमारे नंबर काट लिए, वो एग्जामिनर ने यार हमारे साथ ऐसे कर दिया। यार एग्जामिनर को नहीं पता कि ये अहमद का पेपर है, एग्जामिनर को ये नहीं पता कि ये अली का पेपर है। ये एग्जामिनर को किसी को नहीं, एग्जामिनर आपको जानता तक नहीं है। आपको उसको पता ही नहीं कि अहमद कौन है, उसको पता ही नहीं कि अली कौन है, उसको पता ही नहीं कि कौन है, वो किसी को नहीं जानता। उसके सामने सिर्फ और सिर्फ आपकी रिप्रेजेंटेशन होगी कि आपने क्या लिखा है, ठीक है। अगर आपने स्टार्ट से ही कुछ ऐसा लिख दिया, मतलब जो आपको चीज़ें नहीं आती, आपने स्टार्ट में बस वैसे वावरोलियाँ सी मार दी, उस वक्त क्या होगा? वो एग्जामिनर एक थीम सोचे कि यार इस बच्चे को स्टार्ट में ऐसे लिख रहा है, उसको क्या करेगा? वो स्टार्ट में आपका जो एक्सप्रेशन होगा उसके ऊपर वो बैड एक्सप्रेशन पड़ेगा, जिससे क्या होगा? उसको वो ऐसे बस क्रॉस लगाता जाएगा। अगर आपने सही भी लिखा तो कहेगा यार इसमें क्या लिखना है, इसमें स्टार्ट ही बड़ा बुरा लिखा हुआ है। तो आपने बेटा स्टार्ट में जो लिखना है वो चीज़ लिखनी है जो आपको परफेक्ट आती है, क्योंकि एग्जामिनर को एक आधा पेपर तो लिखता नहीं है, चाहे उसने हज़ारों पेपर चेक करने तो वो क्या करते हैं? वो स्टार्ट में जो बच्चे की होती है प्रिपरेशन या जो बच्चे की एक्सप्रेशन होती है, वो जो अगर पहले अच्छा लिखा ना, वो फिर लास्ट में अगर आपको जो चीज़ नहीं आती, लास्ट में अगर आपने वो चीज़ लिख दी है तो क्या होगा? तो जो आपका स्टार्ट का एक्सप्रेशन होगा वो अच्छा होगा ना, तो लास्ट में अगर आपको कमी पेशी हो भी गई ना, तो वो आपको क्वेश्चन रॉन्ग नहीं करेगा, आपको 1-2 मार्क्स दे ही देगा। तो ये बेटा इंग्लिश का पेपर सॉल्व करने का तरीका था। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।